Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Project 39A. This topic is important from our syllabus GS paper 2, Indian polity and governance point of view. सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट 39A होता क्या है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियरी या फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, वो कैसे काम करते हैं और उसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट में रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। तो ये जो नाम है 39A ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये 39A नाम जो है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 39A of the Indian Constitution guarantees, which is part of DPSP, it guarantees justice to all and free legal aid to poor people, right? So it was inserted in the Indian Constitution as a result of 42nd Amendment Act in 1976. तो आर्टिकल 39A इस बात को प्रॉमिस करता है, कमिट करता है कि गरीब से गरीब लोगों को भी न्याय मिलेगा। तो न्याय सही तरीके से इन द गिवन टाइम फ्रेम लोगों को मिले, उसके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इफेक्टिव होना जरूरी है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव हो, उसके लिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं फीडबैक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है अंडर दिस प्रोजेक्ट 39A बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो इसी प्रोजेक्ट 39A के अंतर्गत एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका नाम है डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत भारत के अंदर कितने लोगों को एक साल में डेथ पेनल्टी दी गई उसका ट्रैक रखा जाता है। डेथ पेनल्टी अपने आप में एक काफ़ी कंटेस्टेड टॉपिक है। इसको लेकर के लॉजिकल और मोरल ग्राउंड्स पे कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट तो सबसे बड़ा यही है कि अगर मान लीजिए कोई भी फैसला देते वक्त कुछ एरर हो गया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से या फिर दो एडजुडिकेटरी बॉडीज है यानी कि जजेस से, अगर कुछ भी एरर हो गया तो डेथ पेनल्टी के केस में तो उस एरर को रिवर्स करने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सो दैट इज वन बिगेस्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेथ सेंटेंस। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट 39A के अंतर्गत एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था ओवर अ पर्सन धनंजय चटर्जी। ही वाज गिवन डेथ सेंटेंस इन 2004 फॉर रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। बाद में अब डेथ सेंटेंस तो दे दिया गया, इट वाज एग्जीक्यूटेड आल्सो, बट अ रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय प्रोजेक्ट 39A वेयर दे क्वेश्चनड that there were many serious concerns with respect to the evidence that were used to convict धनंजय। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो गलत ही प्रोनाउंसमेंट था, वो जजमेंट गलत ही था, बट देयर वर सम कंसर्न्स विथ रेस्पेक्ट टू द एविडेंसेस दैट वर यूज्ड इन दिस केस। तो ऐसे केस में जब एक बार डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करा दिया गया तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। तो दैट इज वन बिगेस्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेथ सेंटेंस। दूसरा मोरल आर्ग्यूमेंट भी है डेथ सेंटेंस को लेकर के कि अगर डेथ सेंटेंस ऑफ कोर्स हीनस क्राइम करने वाले लोगों को दिया जाता है, बहुत ही इस तरह का हीनस क्राइम अगर किया हो ग्रेव नेचर का तो दिया जाता है, बट अगर कोई इंसान हीनस क्राइम कर रहा है तो क्या बस वो अकेला जिम्मेदार है उस क्राइम के लिए, या कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है जिसने उस इंसान को ठीक तरीके से ग्रूम करने में पूरा पूरा सहयोग नहीं दिया, या सरकार भी जिम्मेदार है जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान की तरफ नहीं निभाई, या फिर उसके साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हैं और किसी साइकोलॉजिकल कारणों से अगर कोई इंसान कोई हीनस क्राइम भी कर देता है बिना जाने समझे सोचे, तो क्या उस केस में उस इंसान को इतनी बड़ी सजा देना जायज है। ये सब मोरल आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, और ये चलते रह रहे हैं पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों में। ये डिबेट अभी भी चल रहे हैं, कई सारे देशों ने डेथ पेनल्टी को बैन कर दिया, कई सारे देशों में अभी भी चल रहा है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया। कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर ये जो प्रोजेक्ट 39A है उसमें डेथ पेनल्टी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें ट्रैक रखा जाता है कि कितने सारे लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। अगर अब आप ये देखें कि प्रिजनर्स ऑन डेथ सेंटेंस की संख्या देखें तो वो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन ये जो एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट ऑफ 2023 है ऑफ प्रोजेक्ट 39A,
ये कहता है कि साल 2023 में बस एक इंसान को डेथ सेंटेंस दिया गया है इन 57 डेथ पेनल्टी केसेस। 57 डेथ पेनल्टी केसेस लिए गए हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। 57 केसेस में से इन 57 केसेस इन जस्ट वन केस डेथ सेंटेंस हैज बीन एक्चुअली अवॉर्डेड, अदरवाइज इन अदर केसेस आइदर द द अक्यूज्ड हैव बीन कम्यूटेड और दे हैव बीन एक्विटेड ऑल टुगेदर, या तो उनकी सजा कम कर दी गई है नहीं तो उनको पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। एंड दिस इज लोवेस्ट सिंस ईयर 2000। तो साल दर साल नंबर ऑफ केसेज अंडर डेथ सेंटेंस भले बढ़ रहे हैं क्योंकि केसेस तो पेंडिंग रहते हैं, एक साल में खत्म भी नहीं होता है, बट डेथ सेंटेंस अवार्ड जो है हमारे देश में वो काफी रेयर होता जा रहा है। एंड दिस इज इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव इन बच्चन सिंह केस। तो बच्चन सिंह केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। वहां पे डेथ सेंटेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डेथ सेंटेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, होना चाहिए, बट शुड बी वेरी स्पेरिंगली और रेयरली यूज्ड। उस केस में, बच्चन सिंह केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्टम दिया था डेथ सेंटेंसेस के लिए कि इट मस्ट बी यूज्ड इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस मतलब व्हेन द हीनस क्राइम हैज बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, ब्रूटल मैनर में। उसमें आप देखें तो कोई मजबूरी ना हो, ना इकोनॉमिक मजबूरी हो, ना कोई और मजबूरी हो, ये क्राइम किया गया हो आउट ऑफ प्योर नेचर ऑफ द ह्यूमन और नेचर ऑफ द अक्यूज, इसके नेचर में ही अगर इस तरह की ब्रुटैलिटी है तो उस केस में डेथ सेंटेंस होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डिक्टम है बच्चन सिंह केस 1980 से आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेथ सेंटेंस मस्ट बी गिवन ओनली इन केसेस वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड आउट ऑफ ग्रेव क्रुएलिटी। ये बातें याद रखनी है। अब जरा देखते हैं डेथ सेंटेंस को लेकर के। मैंने आपको कहा कि आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं कि देयर हैव बीन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेथ सेंटेंस। जो लोग डेथ सेंटेंस को सपोर्ट करते थे से कि इट क्रिएट्स डेटरेंस फॉर पीपल हु हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कमिटिंग हीनस क्राइम्स। इट इज रेट्रिब्यूटिव इन नेचर ऑल्सो। कम से कम देखिए, अगर किसी इंसान की डेथ होती है मर्डर के कारण, तो उसके साथ अगर न्याय करना है तो जिसने मर्डर किया है उसको भी तो मरना होगा। ये भी एक जस्टिस का एक तरीका है जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एन आई फॉर एन आई, कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो यू ऑल्सो मस्ट डाई, देन ओनली जस्टिस कैन बी डन टू द पर्सन हु हैज बीन मर्डर्ड। तो इसको कहा जाता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस तभी हो पाएगा जब मर्डर के केसेस में कम से कम डेथ सेंटेंस हो। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय पीपल हु आर इन फेवर ऑफ डेथ सेंटेंस, बट देयर आर आर्ग्यूमेंट्स गिवन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी ऑल्सो। दो तीन आर्ग्यूमेंट तो मैंने आपको दे ही दिया, लॉजिकल एंड मोरल आर्ग्यूमेंट। फिर एक और है कि डेटा अगर देखा जाए तो डेथ सेंटेंसेस हैव नॉट प्रूवन टू बी इफेक्टिव डेटरेंस। देखिए, निर्भया केस के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी सारे अमेंडमेंट लाए गए। एक जस्टिस JS वर्मा कमिटी बनाई गई थी फॉर सजेस्टिंग मेजर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो निर्भया केस के बाद जस्टिस JS वर्मा कमिटी ने कई सारे मेजर सजेस्ट किए थे। उसमें कुछ कुछ केसेस में, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस में, डेथ सेंटेंस का प्रोविजन उन्होंने सजेस्ट किया था और उस तरीके के बदलाव फिर लाए भी गए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में IPC के अंतर्गत। बट उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि डिस्पाइट सच अ ह्यूज ग्रेविटी ऑफ sentences, especially death sentence in sexual violence against women, इस तरह के केसेस की संख्या घटी नहीं है। तो डेटा कहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर सीवियर हम सजा देंगे तो दैट विल एक्ट एज ए डेटरेंस अगेंस्ट सच हीनस क्राइम, दैट डज नॉट प्रूव टू बी ट्रू इन रियलिटी। उसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इनोसेंट। और जो रेट्रिब्यूटिव जस्टिस की हमने बात की थी, एन आई फॉर एन आई, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट फॉलोड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेन मकसद होता है जिन लोगों ने क्राइम किया है उनको सजा देना नहीं, बल्कि उनको सुधारना, रिहैबिलिटेट करना। इसके लिए उनको जब जेल वगैरह भेजा जाता है तो द पर्पस बिहाइंड सेंडिंग समवन टू जेल इज नॉट टू पनिश। आइडिया कम से कम तो यही है, उनको पनिश नहीं करना है, उनको समाज से कुछ दिन के लिए अलग करके रिफॉर्म करना है।
तो रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन इज द पर्पस ऑफ entire criminal justice system in a democratic setup. लेकिन अगर हम डेथ सेंटेंस ही दे दे रहे हैं तो उस केस में फिर क्या रिफॉर्मेशन, क्या रिहैबिलिटेशन? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट. तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डेथ सेंटेंस has become a kind of inconsistent idea because the entire criminal justice system in democratic countries is based on the idea that criminals should be rehabilitated and reformed. तो फिर अब वे फॉरवर्ड कैसे लिखें? देखिए, अब जब हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल डेथ सेंटेंस को जस्टिफाई किया है इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तो आपको तो ये तो लिखना ही होगा कि इसको पूरी तरह से बैन नहीं करना. यू हैव टू कीप योर आर्ग्यूमेंट इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट्स आइडिया ओनली. बट हाँ, साथ ही साथ ये भी लिख दीजिए कि धीरे धीरे हमें मोरल वैल्यूज को भी स्ट्रेंथन करना होगा यूथ का, और इन्वेस्टिगेटिव और रिपोर्टिव मैकेनिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि एरर होने के चांसेस कम हो और मोरल वैल्यू डेवलप करने से कम लोग हीनस क्राइम्स की तरफ इंक्लाइंड हो. तो ये दोनों स्टेप्स किए जा सकते हैं. ये दुनिया के अलग अलग देश हैं जिनको रिफ्लेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू डेथ सेंटेंस. 108 ऐसे देश हैं जो येलो कलर से दिखाए गए हैं जहां पे डेथ सेंटेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, एबोलिश्ड. 8 ऐसे देश हैं जहां पे डेथ सेंटेंस जो है वो सिर्फ सीरियस क्राइम्स में जैसे टेररिज्म वगैरह के लिए रखा गया, ऑर्डिनरी क्राइम्स में उसको एबॉलिश कर दिया गया है. ऐसे ब्लू कलर से जो जिन देशों को दिखाया है उन देशों के अंदर डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है तो, बट प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होता है. तो आप कह सकते हैं कि भारत जो मौजूदा टाइम में इस रेड कलर में आता है कि डेथ सेंटेंस है भी और ठीक ठाक सा इस्तेमाल होता भी हमारे देश में, वो अब यहां से यहां लगभग ट्रांजिशन कर रहा है. पिछले साल बस एक इंसान को हमने डेथ सेंटेंस दिया है, आने वाले कुछ सालों में अगर किसी को ना दें तो फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो स्लोली प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ कंट्री विच गिव्स डेथ सेंटेंस इवन इन ऑर्डिनरी केसेस टू अ कंट्री विच इज प्रैक्टिसिंग एबोलिशन इन जनरल. तो यहां से यहां हम शिफ्ट कर रहे हैं इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 262nd रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड कि डेथ पेनल्टी शुड बी abolished फॉर ऑल क्राइम्स अदर than terrorism related offenses. Board work Death Penalty Report 2023 by Project 39A. It is a project by National Law University inspired by Article 39A of the Constitution. It provides free legal aid to poor, and this Article 39A was inserted as a result of 42nd Amendment Act. Death Penalty Report, only one death sentence. There has been a significant reduction since 2019. सुप्रीम कोर्ट ऑन डेथ सेंटेंस, बच्चन सिंह केस में क्या कहा उन्होंने? डिक्टम दिया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. मतलब सिर्फ उन केसेस में डेथ सेंटेंस देना है विच हैज बीन कमिटेड इन एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी या कोल्ड ब्लडेड मैनर में. डेथ पेनल्टी को लेकर के फेवर में जो लोग हैं वो कहते हैं कि इट क्रिएट्स डेटरेंस एंड इट इज इन लाइन विद द आइडिया ऑफ रेट्रीब्यूटिव जस्टिस. हु आर इन अगेंस्ट डेथ सेंटेंस दे से कि डेटरेंस इज नॉट इफेक्टिव एज पर डेटा. रिहैबिलिटेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ reformation of justice if execution has been committed against an innocent. इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ दिया है. जो स्टूडेंट्स 2024 में प्रीलिम्स एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस स्कीम को जो अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने स्टार्ट किया, अगर इसको समझना है तो आपको पहले समझना होगा अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये एक पुरानी स्कीम है. ये स्कीम को साल 2019-20 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने एज पर इट्स बजट अनाउंसमेंट. ये 20,000 करोड़ का स्कीम है. नाम से जैसे आपको समझ आ रहा है, फिशरी सेक्टर को प्रमोट करना टारगेट है ऑफ दिस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. द टारगेट इज टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन बाई 70 लाख टन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स. इसके अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, बट 20,000 करोड़ रुपए दो तरीके से खर्च किए जाएंगे. 20,000 करोड़ में 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स. ये 11,000 करोड़ पूरी तरीके से भारत सरकार खर्च करेगी. यानी कि ये जो कंपोनेंट होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और इसमें 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये पूरी तरह से भारत सरकार खर्च कर रही है. यानी कि इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. जबकि इसका जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें फिशरी से एसोसिएटेड जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत सब्सिडी दी जाएगी, उनके लिए वेलफेयर इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे. तो दिस इज बेनिफिशियरी ओरिएंटेड कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना.
इसमें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इंप्लीमेंट करेंगी। दैट मेक्स दिस कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आप कह सकते हैं, आई जस्ट होप कि आपको ये तो पता ही है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब स्कीम विच इज फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब स्कीम विच इज पार्शियली फंडेड बाय सेंट्रल एंड पार्शियली फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा स्कीम है, रेयर है वैसे तो, बट एक ऐसा स्कीम है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। अब ये बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो सेंट्रल सेक्टर वाला कंपोनेंट है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पार्ट विच इज नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, इस कंपोनेंट के लिए या इस कंपोनेंट के अंतर्गत भारत सरकार लेकर के आई है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इट इज ए सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इट इज implemented और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना विल बी implemented अंडर सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका पर्पस क्या होगा? ये जो नया सब स्कीम स्टार्ट किया है भारत सरकार ने, इसका पर्पस है धीरे धीरे फॉर्मलाइज किया जाए द अनऑर्गेनाइज्ड फिशरीज मार्केट इन द कंट्री, उनको धीरे धीरे फॉर्मलाइज किया जाए। और जो फिशरीज से रिलेटेड इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस, उनको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग यानी कि बैंक्स वगैरह से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उनको फंड मिले, इसके लिए तरीके डेवलप किए जाए ताकि इजीली इन सेक्टर से एसोसिएटेड जो इंटरप्राइजेज हैं उनको लोन मिल पाए, फंड मिल पाए और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर। तो दीज आर सम आइडियाज अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इसमें टोटल 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, पर 3,000 करोड़ रुपए लगभग 50% जो है वो भारत सरकार लाएगी और वो भी सोर्स किए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड अदर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। रिमेनिंग 50,000 इज एक्सपेक्टेड कि जो अलग अलग इंटरप्राइजेस हैं वो खर्च करेंगे बाय टेकिंग लोन फ्रॉम banks and other NBFCs. They will take loan because they will be provided loan at an easier terms under this institutional financing वाला provision. तो 3,000 करोड़ सरकार सीधा सीधा खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने में। 3,000 करोड़ रुपए अलग अलग इंटरप्राइजेज लगाएंगे एंड दैट टू दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट बिकॉज दे विल गेट ईजियर क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। दुनिया भर के फिशरीज प्रोडक्शन कंट्रीज की रैंक अगर देख ली जाए तो सबसे ऊपर है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे है भारत। लेकिन भारत से लगभग 4-5 गुना या 6 गुना ज्यादा फिश प्रोडक्शन करता है चाइना। इंडिया लगभग दूसरे नंबर पे था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम तीसरे पे आ गए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बजट 2019-20 में अनाउंस किया गया टू प्रमोट फिशरीज सेक्टर, 20,000 करोड़ का है। इसके दो कंपोनेंट है, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सेंट्रल स्पॉन्सर टाइप है, इसमें थोड़ा पैसा भारत सरकार खर्च करेगी, थोड़ा पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसमें सब्सिडी दिया जाएगा फिशिंग कम्युनिटीज को, कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, बट नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वगैरह किया जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान को या फिशिंग कम्युनिटी को मदद नहीं की जाएगी। ये इसमें 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री किसान सह समृद्धि योजना, 6,000 करोड़ का है। ग्रेजुअल फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट टू द फिशरीज सेक्टर एंगेज्ड एज माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज, उनको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग दी जाएगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कंट्रीज की बात की जाए तो सबसे ऊपर चाइना, फिर इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे भारत। तीसरा टॉपिक है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल हैं, शॉर्ट में कहें तो हैप्स, दीज आर ए काइंड ऑफ अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ड्रोन्स की तरह है, आप कह सकते हैं सैटेलाइट्स की तरह है, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। अभी इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है क्योंकि ये ड्रोन से थोड़े हाइयर कैटेगरी के हैं, सैटेलाइट से थोड़े से लोअर कैटेगरी के हैं। समझिए, ये जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स हैं, ये 18 से 20 किलोमीटर की हाइट पे उड़ सकते हैं, जो लगभग 2 गुना ज्यादा है आज कंपेयर टू कॉमर्शियल एरोप्लेन्स। ये सोलर पावर को भी कैप्चर कर सकते हैं और सोलर पावर को हार्नेस करके ये महीनों तक आसमान में रह सकते हैं।
सो दैट मीन्स दे कैन एक्ट लाइक सैटेलाइट। छोटा मोटा सैटेलाइट का तो काम कर ही सकते हैं, 20 किलोमीटर की हाइट तक महीनों तक आसमान में रहेंगे, ऑर्बिट करेंगे अराउंड द अर्थ। सो दे कैन एक्ट लाइक सैटेलाइट एटलीस्ट फॉर फ्यू एक्टिविटीज। और सबसे अच्छी बात है कि इनको लॉन्च करने के लिए कोई रॉकेट नहीं चाहिए हमें, तो इनको लॉन्च करने का जो खर्चा है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एनी सैटेलाइट। बट सैटेलाइट मिनिमम हाइट कितनी रहती है? 300 से 400 किलोमीटर लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट की तुलना में इनकी एल्टीट्यूड कम है, तो इनका ऑफ कोर्स जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो रेंज प्रोवाइड करेंगे वो कम होगा एज कंपेयर टू अ सैटेलाइट। बट एट द सेम टाइम सैटेलाइट को लॉन्च करने में जितना खर्च होता है उसकी तुलना में इसका खर्च बहुत कम है। सो दैट मेक्स दिस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट टू सैटेलाइट, अ वेरी वेरी चीप सब्स्टिट्यूट टू सैटेलाइट। लेकिन अभी भी इसकी टेक्नोलॉजी डेवलपिंग फेज में है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई। लेकिन अगर ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो कई सारे एरियाज में हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन सैटेलाइट, जिसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है, उसको ये कम कर सकता है। एरियाज वेयर दीज हैप्स हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स कैन बी यूज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया। बॉर्डर एरियाज के सर्विलेंस में काफी हेल्पफुल रहेंगे ये। डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में कहीं फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उस केस में उस एरिया का रेकी करने में, मुआयना करने में हेल्पफुल होंगे। मोबाइल कम्युनिकेशंस भी ये प्रोवाइड करा सकते हैं इन रिमोट एरियाज, दे कैन हेल्प इन दैट एज वेल, इन मोबाइल कम्युनिकेशन। करेंटली न्यूज ये है कि बेंगलोर की एक कंपनी है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज नैल, इट हैज स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत दुनिया के कुछ एक ऐसे देशों के लीग में आ जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी, हैप्स टेक्नोलॉजी होगी। दुनिया के सारे देश लगभग लगभग अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग ओनली। इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस हैप्स टेक्नोलॉजी। आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है। ड्रोन से ये काफी ऊंचा है, कॉमर्शियल व्हीकल से भी ऊंचा है, सैटेलाइट से नीचे उड़ता है, सो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कई सारे काम भी कर सकता है ये। देखिए एग्जैक्टली इस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं, बट एक नया टर्म भी मुझे आपको सिखाना था। ये टर्म यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था साल 2022 में, इसलिए मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। थोड़ा सर्च कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दिस बोर्ड वर्क आई विल ऐड, बोर्ड वर्क मैंने बना दिया है, यहाँ पे बोर्ड वर्क में ऐड करना भूल गया, आई विल बी एडिंग लेटर ऑन। क्लाइमेट इनइक्वालिटी इज द नेक्स्ट टॉपिक। लुक, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव। देखिए क्लाइमेट इनइक्वालिटी होता क्या है, सरल भाषा में कहें तो rich people are more responsible behind greenhouse gas emission and overall global warming, but poor people have to suffer the largest brunt या impact of such global warming. अमीर लोग ग्लोबल वार्मिंग के पीछे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं बिकॉज दे emit more and more greenhouse gases, but the impact, negative consequences have to be faced in larger magnitude by the poor people. इस को कहा गया है, इस फिनोमेना कहा गया है क्लाइमेट इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम रिपोर्ट, जो ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनइक्वालिटी रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की क्लाइमेट इक्वालिटी पे। उसका नाम था प्लैनेट फॉर 99%। ये कहता है कि जो रिच 1% लोग जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं दैट इज इक्वल टू द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय पुअर 66% पीपल, and about 1.3 million heat related death happened last year, and mostly of course was people from poor background. अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए यूरोप के अंदर, अभी सिर्फ यूरोप में नहीं, यूएस, यूरोप, हर जगहों पे जो पॉप सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कई सारे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, स्पेशली एक स्टूडेंट इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जैक स्विनी, अभी ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, जैक स्विनी, वो टेलर स्विफ्ट के जितनी भी आइटिनरी है उसको ट्रैक करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश किया इन्होंने। जैक स्विनी इज अ स्टूडेंट एज वेल एज इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। टेलर स्विफ्ट के आइटिनरी को ट्रैक करके उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहां पे उन्होंने कहा कि टेलर स्विफ्ट जितना प्राइवेट जेट से ट्रैवल करती हैं उसके कारण जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एन एवरेज पर्सन जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता है।
तो कोई भी एक एवरेज इंसान की तुलना में टेलर स्विफ्ट बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कराती हैं। व्हाई? बिकॉज शी फ्रिक्वेंटली यूजेस प्राइवेट जेट्स। तो ये जो प्राइवेट जेट का जो कल्चर आ रहा है, दिस इज being directly seen as a culture associated with this phenomena of climate inequality. देखिए, प्राइवेट जेट एज पर यूरोपियन क्लाइमेट एनजीओ ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट, उसका एक रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट जेट्स से लगभग 5 से लेकर के 14 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है पर पर्सन एज कंपेयर टू इमिशन पर पर्सन फ्रॉम अ कॉमर्शियल प्लेन, एंड 50 गुना ज्यादा प्राइवेट प्लेन से इमिशन होता है एज पर कंपेयर टू इमिशन पर पर्सन कमिंग फ्रॉम अ ट्रेन। तो सरल सी बात है कि प्राइवेट जेट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इंसान ऐसे बैठ करके और पूरा प्लेन लेकर के उड़ रहा है, तो ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो ही रहा है ना। और पर पर्सन इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, एंड दिस पर्सन इज एबल टू डू मोर एंड मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बिकॉज दिस पर्सन कैन अफोर्ड इट, राइट? तो ही बिलीव्स और सी बिलीव्स कि दे कैन अफोर्ड इट, बट भाई क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग, ग्लोबल हाउस गैस और उससे रिलेटेड वार्मिंग तो पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है ना। फाइन। सो ये कुछ इशू है, जब भी क्लाइमेट इनइक्वालिटी पे प्रश्न आए तो यू कैन मेंशन कि हाउ jet culture is on the rise, private jet culture is on the rise, and there have been environment activists who are targeting such celebrities who are frequently using private jets, especially a movement was seen against Taylor Swift's frequent use of private jet. So use this as a idea associated with the problem of climate inequality. तो टेलर स्विफ्ट ने क्या किया था हाल फिलहाल में, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए भी उन्होंने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया। 30 जनवरी को ऐसा कुछ हुआ था, 13 मिनट का उन्होंने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया। तो इसको लेकर के एनवायरमेंट एक्टिविस्ट काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इट्स ओनली जस्ट टेलर स्विफ्ट। all across the world in general, rich people are frequently now using private jet culture is on the rise, which is further strengthening the phenomena of climate inequality. Next topic is about Bharat Ratna awards. This topic is important from prelims point of view. तो इस साल अब टोटल 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिलेंगे। तो बिहार के फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को, फिर फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के आडवाणी जी को, अब 3 लोगों को और, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी, एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन जी को, तीनों लोगों को इस बार मिलेगा भारत रत्न। तो टोटल भारत रत्न अवार्डीज की अब संख्या बढ़कर के हो गई 53। लेट पीवी नरसिम्हा राव जी वाज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम 1991 टू 1996, और उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में दौरान में ही इज गिवन क्रेडिट फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया दैट वाज ब्रॉट इन 1991। चौधरी चरण सिंह जी, he was 5th prime minister from 1979 to 80, and late एम एस स्वामीनाथन जी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन पे ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, क्योंकि इसी साल एम एस स्वामीनाथन जी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद हमने एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था। देखिए, भारत रत्न अब इस साल इतना न्यूज में है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत रत्न से। कई सारी चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं, एक नई बात और बता देता हूं। भारत रत्न अवार्ड्स को 2 बार डिसकंटिन्यू किया गया, जुलाई 1977 से लेकर के 1980 जनवरी तक, और अगस्त 1992 से लेकर के दिसंबर 1995 तक। 2 बार इसलिए डिसकंटिन्यू किया गया क्योंकि दोनों बार काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ, क्वेश्चन रेज किए गए ऑन लेजिटिमेसी ऑफ भारत रत्न, कि क्या भारत रत्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई पॉलिटिकल गेन हो पाए। कई सारे पीआईएल फाइल किए गए ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ भारत रत्न, ये सब चीजें हैं। भारत रत्न को आर्टिकल 17 के अगेंस्ट में माना गया कि इसका लोग इसको टाइटल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से भारत रत्न 2 बार जिसको डिसकंटिन्यू किया गया। आई थिंक इट इज आर्टिकल 18, राइट, जो टाइटल के लिए है। भारत रत्न को उसके लिए भी डिसकंटिन्यू किया गया था। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी हमेशा से किसानों के नेता माने जाते रहे, इसलिए उनके जन्म दिवस पे 23 दिसंबर को भारत के अंदर नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने ब्रिटिशर्स के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट बिल
को ड्राफ्ट कराने में मदद की थी इन फेवर ऑफ लैंडलेस टिलर्स, इसीलिए उनको किसानों का नेता कहा जाता रहा है। लैंड यूटिलाइजेशन बिल ऑफ 1939 एंड डेट रिडेम्पशन बिल इन 1939, इन दोनों बिल्स को बनवाने में, पास कराने में इन फेवर ऑफ लैंडलेस टिलर्स चौधरी चरण सिंह जी ने एक पाइवोटल रोल प्ले किया। दैट इज वाई इज नोन एज लीडर ऑफ फार्मर्स, और उनके जन्म दिवस पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। Barren Island is volcano in India's only active volcano. That is true. Both statements are in fact true. Goldilocks zone से related second statement is correct. Kritagya portal is with respect to pension disbursal. That's all from our side for today. Thanks for watching.